वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा से संबंधित ये घटना चक्र टोह सीरीज का आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 5 करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रश्नों को और उनके विश्लेषण को उनके साथ एक साथ रखा हुआ है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, डोगरी। डोगरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। डोगरी जम्मू में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और यह पंजाब व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। शेष बोलियां पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती हैं, ब्रज, कन्नौजी और बांगरू। और बांगरू भाषा को हरियाणवी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डोगरी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है और ये इस प्रकार है: छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो ऊपर दिए हुए दोहे में श्लेष अलंकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, श्लेष अलंकार। तो प्रश्नोक्त पंक्तियों में शेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के लक्षण के अनुसार यहाँ अलग अलग शब्दों के लिए पानी के 3 अर्थ हैं। पहले पानी का अर्थ है मोती के लिए चमक, और दूसरे पानी के अर्थ है मनुष्य के लिए सम्मान, और तीसरे पानी का अर्थ है चूने के लिए जल। और रूपक अलंकार की परिभाषा होती है, इस अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। और उपमा अलंकार में उपमेय उपमान की परस्पर समानता बताई जाती है, यह तुलना की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका श्लेष अलंकार हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार ये शब्द अलंकार होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जहाँ शब्दों के कारण वाक्य में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति प्रमुख अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु शब्द निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो जलवायु शब्द ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व का अर्थ जोड़ या युग्म, दोनों शब्दों की प्रधानता जहां एक समान होती है वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे जलवायु, पाप पुण्य, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ आदि। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, समानाधिकरण शब्दों को या समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्प विराम। अगला प्रश्न है, संख्या गमन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो संख्या गमन शब्द का सही संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यण सुर संधि के अनुसार यदि ई या बड़ी ई के पश्चात छोटी ई तथा बड़ी ई को छोड़कर कोई और अस्वर्ण स्वर हो तो छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर यह हो जाता है। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद सखी प्लस आगमन है। अगला प्रश्न है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा 10 के छात्र द्वारा अपना अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र आवेदन पत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। और आवेदन पत्र का अर्थ निवेदन अथवा प्रार्थना भी होता है, इसे प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो राजा सेवक को कंबल देता है, इस पद में
संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। इसका चिन्ह को या के लिए होता है। प्रस्तुत वाक्य में राजा सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा है अर्थात कंबल दे रहा है, अतः यहाँ संप्रदान कारक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है ऑप्शन सी वे आए थे। वे आए थे वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो इस वाक्य में सही काल है हेतुमद भूतकाल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत वाक्य हेतुमद भूतकाल का है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल या साधारण वाक्य कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो उसने नहाकर भोजन किया इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। प्रस्तुत वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच नामक उपन्यासकार के लेखक यशपाल हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यशपाल। उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं दिव्या, देशद्रोही, दादा कॉमरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो चित्रंदन, शाश्वत और सनातन तीनों एक अर्थ प्रकट करते हैं जबकि अधुनातन का अर्थ आधुनिक होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अधुनातन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो अनुग्रह शब्द का विलोम आग्रह नहीं होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह शब्द का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार। जड़ शब्द का विलोम चेतन तथा उत्कृष्ट शब्द का विलोम विकृष्ट होगा। शांत एक अंत युक्त विशेषण है, यह अनंत शब्द का विलोम है और अंत, प्रत्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण शब्द ऑप्शन ए में दिया हुआ है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो जलधि का अर्थ समुद्र अथवा अम्बुद का अर्थ बादल होता है, अतः विकल्प सी परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जलधि और अम्बुद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। क्रिया का प्रभाव कर्म चूहा पर पड़ रहा है और वाक्य में कर्म की प्रधानता है, अतः यह वाक्य कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। अगला प्रश्न है, गाड़ी गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। तो गाड़ी का अर्थ यान और गाढ़ी का अर्थ गहरी है, अतः गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म यान और गहरी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यान और गहरी।
अगला प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सम का अर्थ है भली प्रकार, उत्कृष्ट, साथ या पूर्ण संस्कार, पूर्णता, संयोग, दोष दूर करना, सुधार, मन में पड़ने वाला प्रभाव, धार्मिक रीति रिवाज आदि। अगला प्रश्न है वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में ऊर्ध्वरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य के अधोरेखित शब्द में निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो राइट आंसर है सी निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। तो संवृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर छिद्र। संवृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर या छिद्र लगभग बंद रहता है, जैसे ई उ ऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी स्वर संवृत ई है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ई स्वर संवृत है। अगला प्रश्न है हिंदी की बा ध्वनि है, तो बा ओष्ठ ध्वनि है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ ध्वनि। वस्तुतः पा वर्ग के वर्णों को ओष्ठ ध्वनि माना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। हिंदी की बा ध्वनि ओष्ठ ध्वनि है। वह वर्ण है, तो यहाँ पे जिनका उच्चारण निचले ओठों के साथ दांतों के मिलने से होता है उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं, और वह उसका उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी दंतोष्ठ। वह वर्ण है दंतोष्ठ। अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द प्रोषित पति का होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रोषित पति का। और विदेश जाने को ही, और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो, उसे प्रवत्सित पति का कहते हैं। अगला अपठित पद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश दिया हुआ है, और उससे संबंधित प्रश्न 26 से लेकर 30 के उत्तर देने हैं। तो हम लोग गद्यांश को रीड कर लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, और 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ मिखवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप पर धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों की राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कार्यक्षेत्र समझा। संस्कृत एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो इससे संबंधित अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय पूछा गया है।
तो घुमक्कड़ शब्द में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अक्कड़ प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ का कुछ संधि विच्छेद अगर करें तो घुम प्लस अक्कड़ हो जाएगा और इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अक्कड़। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गद्यांश के मध्य में वर्णित है कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली। अगला प्रश्न है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो स्वच्छंद का संधि विच्छेद स्व प्लस छंद है और यह व्यंजन संधि है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। गद्यांश में वर्णित है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था 35 वर्ष थी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो श्रुति वेद को कहा जाता है अतः श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, वैदिक धर्म। अगला प्रश्न है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं और ए बी और ई के बीच में है, ए बी और ई के बीच में है, सी डी और एफ के बीच में है और ई डी के तुरंत बाईं, ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है और एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, दाएं से तीसरा। तो यहाँ से आप लोग इसे चित्र देखकर समझ सकते हैं। अगला है आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा वह मेरी माता के इकलौते भाई के इकलौते भांजा की पत्नी है। तो आरुषि का अजय से क्या संबंध है। तो आरुषि अजय की पत्नी हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ चित्र द्वारा आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उस पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो यह ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। तो कथन है कुछ पेन ग्लास हैं, सभी ग्लास दीवार हैं और उनका निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ दीवार पेन है और कुछ दीवार ग्लास हैं। तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष पूछा गया है, कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ चित्र द्वारा आप लोग समझ सकते हैं दिए गए कथन को वेन आरेख से प्रदर्शित किया जाता है और उसके बाद में आंसर ये हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं और फिर पूछा गया है कि वाल्कवे का अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे अर्थ देख सकते हैं आपका वाल्कवे शब्द का पेन फोर्स होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। आगे है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो अनुक्रम को पूरा करने के लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 196। तो यहाँ पे ये सीरीज चल रही है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 96। आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज पूछे गए हैं। तो अगर इस प्रकार की आकृति आती है तो उसमें 20 त्रिभुज हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उस पर आधारित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो यह ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। तो कथन दिया हुआ है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और उसके निष्कर्ष दिए हुए हैं सभी स्वास्थ्य लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं और दूसरा है शाम की सैर हानिकारक होती है। तो यहाँ पे निष्कर्ष है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी स्वस्थ ही लोग सुबह की सैर पर जाएं और यहाँ पे दूसरा है शाम की सैर हानिकारक होती है, तो ऊपर शाम की सैर के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और पहला, यानी कि पहले गांव बनेगा, फिर उसके बाद कई गांवों को मिलाकर तालुका का निर्माण होता है, और कई एक तालुका मिलकर के एक ज़िले का निर्माण करते हैं, और कई ज़िले मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं, और कई राज्यों के मिलने के बाद एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। तो प्रश्नानुसार दिए गए शब्दों में सबसे छोटी इकाई गांव है, तथा गांव को मिलाकर तालुका का निर्माण होता है, तथा तालुका से मिलकर जिला का निर्माण होता है, तथा जिला से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। इसी प्रकार राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः सही क्रम 2, 3, 4, 5, 1 होगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है तथा दाएं से राजन का क्रम 15वां है। जब वे आपस में स्थिति परिवर्तन करते हैं तब दाहिनी ओर से राजन का 20वां क्रम हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 31 हो जाएगी। आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अगला है, दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं? तो दी गई आकृति में कुल 23 पेन नीले हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेन ये आयत को दर्शाता है और नीला त्रिभुज को। तो ये यहाँ पे 19 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 23। आकृति से स्पष्ट है कि नीले पेन 19 + 4 बराबर 23 हो जाएंगे। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो प्रश्न आकृति के स्थान पर आने वाली आकृति हो जाएगी ऑप्शन बी में दी हुई आकृति। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रत्येक अगली आकृति 45 डिग्री वामावर्त घूम रही है तथा बिंदुओं को संख्या में क्रमशः 1 की कमी हो रही है। तो इस प्रकार अगली आकृति विकल्प बी हो जाएगी। अगला है, पालम दिल्ली तो दमदम का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पूर्व में पालम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली में स्थित है, उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पूर्व में दमदम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, जो कि कोलकाता में स्थित है। तो पालम का संबंध दिल्ली से है, तो दमदम का संबंध कोलकाता से हो जाएगा। अगला है, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 का समय दर्शाती है। सही समय क्या है? तो यदि दर्पण में घड़ी 4:40 का समय दर्शा रही है तो वह घड़ी सामान्य रूप से 7:20 का समय दर्शाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 7:20। तो घड़ी का सही समय 11:60 माइनस प्रतिबिंबित समय, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7:20। अगला है, प्रश्न में दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें। तो प्रश्न में दी हुई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ऑप्शन ए में दी हुई आकृति। राइट आंसर सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकल्प ए में दी गई उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। तो यहाँ पे सभी संख्याओं का क्यूब दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है। उसी प्रकार 4 का क्यूब, और फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, और फिर 7 का क्यूब, और यहाँ पे 8 का क्यूब, और फिर 9 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 का क्यूब आएगा, तो 8 का क्यूब होता है 512। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीएस से संबंधित भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध नवरत्नों में शामिल एक चिकित्सक थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान या पंडित थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय की नवरत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही।
नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास भी थे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे या कौन से 5 इंडीज थे? तो शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिनमें सम्मिलित था पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। और बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है, जिसे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान या पठार की एक अनोखी विशेषता है काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसे कहते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान या पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं। तो इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्कन ट्रैप। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलन निम्नलिखित में यहाँ से आंधी उत्तर प्रदेश और काल वैशाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम भारत या उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र, और आम्र वर्षा, इसका संबंध केरल तटीय कर्नाटक से है और इसमें उड़ीसा दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सही सुमेलित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल वन क्षेत्र। भारत में कुल वन क्षेत्र है, तो भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण 71.38 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 713789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 80.95 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 80-95-37 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित हैं? तो भारत में वर्ष 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था और वर्ष 1992 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया था। इसका काम विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया था। तो वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीवी रामकृष्ण। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? जीवी रामकृष्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, विनिर्मित उत्पाद। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, पहला, दूसरा और चौथा। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली तथा विनिर्मित उत्पाद।
अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक पदासीन रहे थे। वे अपनी मृत्यु यानी कि 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्य में एम अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर एम अनंत सैनम अयंगर थे, जो 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक पदासीन रहे। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो भारत में डॉक्टर बलराम जाखड़ इनका लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखड़ का था। वे 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रहे। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की। 16वीं यानी कि 2014 से 2019 तक लोकसभा अध्यक्षता श्रीमती सुमित्रा महाजन थी और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। अगला है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं, जो कि विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत प्रवाह में मददगार होते हैं। अतः समुद्री जल उपर्युक्त सभी जलों में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है और आश्रित जल में अशुद्धियां एवं घुलनशील लवण नहीं होते, अतः ये सबसे बुरे विद्युत चालक हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समुद्री जल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। समुद्री जल विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। अगला प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं और वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट यानी कि परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो राइट आंसर है ए प्रतिरोधक। एक प्रतिरोधक एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए प्रतिरोधक। प्रतिरोधक एक निष्क्रिय टर्मिनल विद्युत घटक है जो परिपथ में तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। इसका उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने, संकेतकों के स्तर को समायोजित करने में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है प्रतिरोधक। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने किसी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग यानी कि NCDRC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति AP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति AP शाही। और इस पद पर उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक रहेगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त ओबरा डी तापीय परियोजना के अंतर्गत कितनी क्षमता की 2 इकाइयां स्थापित की जाएंगी? तो जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त ओबरा डी तापीय परियोजना में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां यानी कि 2 × 800 मेगावाट ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएंगी। तो राइट आंसर यहाँ पे सी 800 मेगावाट।
और यह उत्तर प्रदेश की पहली सुपर क्रिटिकल यूनिट इकाई होगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन IECC किसके आकार में बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन ये जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र ICC को राष्ट्र को समर्पित किया और इसे शंख के आकार में बनाया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, शंख। और यह परिसर लगभग 2700 करोड़ रुपए की राशि से विकसित किया गया है, जो कि लगभग 123 एकड़ में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में तमिलनाडु भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। और इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे और कर्नाटक तीसरे और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो मई 2023 में 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया गया है और यह अवार्ड बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी, योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, निम्न में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? तो दिए गए विकल्पों में प्रिंटर को छोड़कर से सभी परिकलित के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, अर्थात गणना कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, प्रिंटर सामान्यतः गणना नहीं कर सकता है, जबकि प्रिंटर हार्ड कॉपी या कागज पेपर के रूप में आउटपुट या प्रिंट आउट हेतु प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, SMS का अर्थ है? तो SMS का अर्थ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन के संदेशों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है? तो कंप्यूटर का मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, आउटपुट डिवाइस। और इनपुट युक्तियों द्वारा प्राप्त डेटा तथा निर्देशों को परिमाण के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट अथवा निर्गम युक्तियां कहते हैं। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, या फिर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, या फिर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, चारों सही हैं, यानी कि सभी सही हैं। तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर के 4 कार्य हैं: डेटा का संकलन या निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन, डेटा का निर्गम या पुनर्निगमन। स्पष्ट है कि कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण करने के साथ साथ सूचनाओं का संसाधन तथा विश्लेषण करने भी सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर पासवर्ड प्रयोग द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। साथ ही यह कभी कभी वायरस यानी कि अवांछित प्रोग्रामों द्वारा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता? तो डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से COR, OMR तथा MICR आदि का प्रयोग कंप्यूटर डेटा प्रविष्टि को अधिकृत करने के लिए किया जाता है, जबकि COM इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी OCR और OMR और MICR इनका प्रयोग किया जाता है डेटा प्रविष्टि के लिए। अगला प्रश्न है, रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को क्या कहते हैं? तो रन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को QS कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, QS। प्रोग्राम को उसके क्रम के अनुसार कब रन करना है इसका निर्धारण शेड्यूलर के द्वारा होता है, जबकि COM का पूर्ण रूप है कॉमर्शियल होता है, जो
डोमेन का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कंप्यूटर निर्देशों को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कोडिंग। अगला प्रश्न है, 1980 के दशक की शुरुआत में बर्जने स्ट्रासट्रूप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी? तो 1980 के दशक की शुरुआत में C++, ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रोग्रामिंग भाषा का विकास बर्जने स्ट्रासट्रूप द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, LSI का विस्तारित रूप क्या है? तो LSI का विस्तारित रूप है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। यह एकल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप पर हजारों ट्रांजिस्टर को एकीकृत या एम्बेडिंग करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा LSI का विस्तारित रूप लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, HTML का विस्तारित रूप क्या है? तो HTML का विस्तारित रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो राइट आंसर है ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और यह वेब पृष्ठों के लिए एक प्रमुख मार्कअप भाषा है और यह किसी दस्तावेज में टेक्स्ट आधारित संरचना को निर्धारित करने का साधन है। इसके लिए यह टेक्स्ट विशेष को लिंक, हैंडलिंग, पैराग्राफ, सूची आदि के रूप में नोट करती है तथा इसमें इंटरैक्टिव फॉर्म, संलग्न चित्र तथा अन्य ऑब्जेक्ट जोड़ती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल TCP या IP है, जिसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो राइट आंसर है यहाँ पे TCP या IP। तो TCP या IP प्रोटोकॉल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, ईमेल में आने वाले संदेश में संचित किए जाते हैं। तो ईमेल में आने वाले संदेशों को इनबॉक्स में संचित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इनबॉक्स। अगला प्रश्न है, प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए। तो राइट आंसर है यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 और F5। प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को शिफ्ट प्लस F5 दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को F5 दबाना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। MS पावर पॉइंट में F5 शॉर्टकट की का उपयोग पहली स्लाइड यानी कि फर्स्ट स्लाइड से प्रस्तुतिकरण शुरू करने में किया जाता है और पावर पॉइंट की शॉर्टकट की निम्नलिखित हैं: Ctrl+S प्रस्तुतिकरण को सुरक्षित करना, Ctrl+O प्रस्तुतिकरण को खोलना और F5 प्रथम स्लाइड से प्रस्तुतिकरण आरंभ करना और शिफ्ट प्लस F5 वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुतिकरण आरंभ करना। अगला प्रश्न है, वर्ड दस्तावेज में निम्न में से कौन एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? तो पैराग्राफ स्पेसिंग द्वारा वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी, पैराग्राफ स्पेसिंग। वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 लाइन है, जो कि सिंगल स्पेस से थोड़ी बड़ी है। अगला प्रश्न है, DBMS में एक तालिका के कॉलम को क्या कहा जाता है? तो DBMS में एक तालिका के कॉलम को गुण कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गुण। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारतें दी हुई हैं और सूची सेकंड में उनका स्थान दिया हुआ है। तो 84 गुंबद, इसका संबंध है जालौन से
और जामा मस्जिद का संबंध है मुरादाबाद से, और बौद्ध स्तूप का संबंध है कुशीनगर से, और कामदगिरी पर्वत का संबंध है चित्रकूट से। तो यहाँ पे सही सुमेलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा: 84 गुम्बद जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद, और बौद्ध स्तूप कुशीनगर, और कामदगिरी पर्वत ये चित्रकूट से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका कोड दिया हुआ है, इसमें आप लोग मेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन अलीगढ़ या फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ एवं आगरा, बागपत, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद तथा फिरोजाबाद में स्थापित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर 34.8% है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी, श्रावस्ती। और जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है, और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कानपुर नगर है, जिसकी साक्षरता दर है 75.1%। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, और 490.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भी भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, पहला और तीसरा, यानी कि गन्ना और आलू। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गन्ना 177.34 मिलियन टन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कृषि सांख्यिकी एक दृष्टि में 2021 ये प्रकाशित हुआ था 17 मई 2022 को। इसके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 से 21 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार आलू उत्पादन में 15,811.31 हजार मीट्रिक टन के साथ उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जो कि लगभग है 33.95 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना ये उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य आगरा एवं मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। यह परियोजना गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज बनाकर पूरी की जा रही है, जबकि पथरई बांध परियोजना झांसी जिले के मऊ रानीपुर तहसील के बंगरा ब्लॉक में पथरई नदी पर निर्मित है। और शारदा सहायक नहर परियोजना के तहत घाघरा नदी पर 28 किलोमीटर एवं शारदा नदी पर 260 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कराकर सिंचाई परियोजना तैयार की गई। अगला प्रश्न है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑप्शन सी राइट आंसर है, गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थापित किया जा रहा है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा के पास जीवर गांव में प्रस्तावित था। और वर्ष 2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जारी एक जनहित याचिका में निर्णय देते हुए इस हवाई अड्डे का नाम ताज रखने पर आपत्ति व्यक्त की थी। परिणाम स्वरूप ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित कर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। तो लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इस लोक नृत्य में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। तो राइट आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को, या क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, निम्न में से किस स्थान को सितार और सुर बहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर है सी, इटावा। इटावा को सितार और सुर बहार संगीत के इमदाद खानी घराना हेतु जाना जाता है। और इमदाद खान के पिता साहेब दाद खान एक मशहूर सितार वादक थे।
और इमदाद खान ने सितार वादन में मींद, घसीट एवं झाला का विकास किया था और इस घराने में अन्य प्रसिद्ध कलाकार थे सुजात खान, निषाद खान तथा दुबादित्य मुखर्जी आदि। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी, इटावा। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे बी, 12वें वर्ष। तो महाकुंभ मेले का आयोजन 12वें वर्ष किया जाता है और महाकुंभ मेला देश के 4 स्थानों यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में लगते हैं। वर्ष 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया गया और नोट के तौर पर हम लोग याद रख सकते हैं कि कुंभ मेला 12वें वर्ष एवं अर्ध कुंभ मेला छठवें वर्ष पर आयोजित होता है और किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला को महाकुंभ तथा अर्ध कुंभ को कुंभ की संज्ञा दी है। तो यहाँ पे राइट आंसर है महाकुंभ मेला प्रायः 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो वर्ष 2002 में उद्घाटित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मेरठ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुरिसर मानसर झीलें जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, सुरिसर मानसर झीलें ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि सुरिसर मानसर झीलें जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं और यह नवंबर 2005 में रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित हुई थी। शेष तीनों सूर सरोवर ये आगरा में है और समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य ये रायबरेली में तथा सरसई नावर झील ये इटावा उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। ये सभी झीलें रामसर सूची में अधिसूचित हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय यानी कि थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय यानी कि थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैलियों पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय यानी कि थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के नाम सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज है? तो फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 5 वर्ष 347 दिन से इस पद पर आसीन हैं। योगी से पूर्व कांग्रेस शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग इसकी व्याख्या देख सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोजेक्ट पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला में स्थापित की गई है और यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है। तो विश्लेषण आप लोग इसका देख सकते हैं और इसका क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया है, तो उसके लिए क्षमा। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मामले में को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी, मुलायम सिंह यादव। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में उद्योग और सूची सेकंड में उनकी स्थिति दर्ज हुई है। तो दिया सलाई का संबंध है ये सहारनपुर से, और सॉरी दोस्तों, ये दिया सलाई का उद्योग ये बरेली से संबंधित है और कागज उद्योग ये सहारनपुर से संबंधित है और पीतल के बर्तन ये मुरादाबाद से संबंधित हैं और कालीन उद्योग ये मिर्जापुर से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए का तीसरा और बी का चौथा, ए का तीसरा और बी का चौथा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
दिया सलाई उद्योग बरेली, कागज उद्योग सहारनपुर, पीतल के बर्तन मुरादाबाद और कालीन उद्योग मिर्जापुर। सही सुमेलन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दिया सलाई उद्योग बरेली, कागज उद्योग सहारनपुर और पीतल उद्योग मुरादाबाद और कालीन उद्योग ये मिर्जापुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में जनपद दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनका मुख्यालय दिया हुआ है। तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय जो है ये अकबरपुर में है और कानपुर देहात ये अकबरपुर माटी इसका मुख्यालय है और जालौन का मुख्यालय उरई है और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए अंबेडकर नगर अकबर, यानी कि ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा और बी का पहला ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सी का चौथा और डी का दूसरा। सही सुमेलन यहाँ दिया हुआ है अंबेडकर नगर अकबरपुर और कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है और जनपद जालौन का मुख्यालय उरई है और सिद्धार्थनगर जनपद का मुख्यालय नौगढ़ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर है बी मोतीलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत यानी कि कांग्रेस के राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और ध्यातव्य है कि मोतीलाल नेहरू को संयुक्त प्रांत परिषद का सदस्य भी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पे चिन्हट और मासेलिया। आधुनिक उपयोग हेतु टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के चिन्हट और मौसेलिया जैसे क्षेत्रों में उत्पादित की जाती हैं। ध्यातव्य है कि मुरादाबाद पीतल के बर्तन तथा सहारनपुर घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो हमारे घटना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।